हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजू विशाल के साथ शादी करके नई नई ससुराल आई थी और उसकी ननद पटियाला सूट पहनकर उसका स्वागत करते हुए कहती है, आइए नहीं भाभी, अब कैसी शर्म, ये घर तो आपका ही है। अरे बस कर पगली, अभी तेरी भाभी तेरे घर भी नहीं आई है और तूने अभी से तंग करना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती है क्या तुझे? माँ, भाभी से मजाक करना तो मेरा हक है, आप मुझे इसके लिए रोक नहीं सकती। कोमल इतना कहकर अपनी भाभी अंजू को घर बुलाती है और सब रस्मों को खत्म करने के बाद जब विशाल और अंजू अपने कमरे में जाते हैं तो अंजू का घूंघट उठाते हुए विशाल कहता है, सॉरी मेरी बहन की तरफ से। वो क्या है ना, उसे मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। कोई बात नहीं, वैसे उसने सूट तो बड़ा अच्छा पहना था। हाँ, वो क्या है ना, माँ थोड़े पुराने ख्यालों की है तो उनको लड़कियों का सूट पहनना ही पसंद है, इसलिए कोमल हमेशा सूट ही पहनती है। छोड़ो ना, तुम भी क्या यार मेरी बहन की बातें लेकर बैठी हो। चलो ना, अब हम एक दूसरे को थोड़ा और जान लेते हैं। इतना बोलकर विशाल अंजू के करीब आता है और थोड़ा वक्त साथ बिताता है। अब अंजू अपने ससुराल के रंग में ढलने लगी थी और उसने अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लिया था। दिन बीतते हैं और एक दिन नाश्ते की टेबल पर जब सब नाश्ता कर रहे थे तो कोमल कुर्ती पजामी वाला सूट पहनकर अपना हैंडबैग लेकर आती है, जिसे देखकर अंजू मन में कहती है, ये ननद जी का हैंडबैग इतना फूला हुआ क्यों लग रहा है? खैर मुझे क्या। अरे भाभी, कहाँ खो गई हो? नाश्ता तो दो ना, मुझे कॉलेज जाने के लिए देरी हो रही है। अंजू कोमल को नाश्ता देती है और वो कॉलेज चली जाती है। दिन ऐसे ही बीतते हैं और कोमल रोज अलग अलग तरह के सूट पहनकर कॉलेज जाया करती। एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो कोमल घर आती है और उसे देखकर अंजू और पल्लवी कहते हैं, अरे बेटा, तू कॉलेज से आई है और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है लेकिन फिर भी तू भीगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ कोमल, ये बात तो कुछ समझ नहीं आई। अब इन सबको कैसे बताऊं कि सच्चाई क्या है? वो क्या है ना, मैंने कैब कर ली थी तो मैं भीगी नहीं। चलो अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ ना। कोमल इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब अंजू उसके कमरे में चाय लेकर जाती है तो कोमल नहा रही थी। ये देखकर अंजू चाय रखकर जाने लगती है। तभी उसकी नजर उसके मोटे हैंडबैग पर जाती है और उससे रहा नहीं जाता। वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें एक भीगा हुआ शॉर्ट ड्रेस था कि तभी बाथरूम से कोमल बाहर आकर कहती है, अरे भाभी, आप यहाँ? मेरी छोड़ो, ये बताओ ये सब क्या है? सुबह तुम सूट पहनकर गई और सूट पहनकर आई, तो ये शॉर्ट ड्रेस तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है और ये भीगा हुआ क्यों है? ठीक है भाभी, मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन माँ को मत बताना, उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं वादा करती हूँ नहीं बताऊंगी। अब बताओ कि ये मामला क्या है? भाभी, माँ पुराने ख्यालों की हैं और उनको मेरा जीन्स शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद नहीं है और मुझे ये सब पहनने का बहुत मन करता है, लेकिन माँ का दिल भी ना दुखे इसलिए मैं छुप कर पहन लेती हूँ। अब रोज सूट डालो तो सब मुझे बहन जी बोलेंगे। ओह अच्छा, तो मतलब ये है कि मेरी सूट पहनने वाली ननद असल में सूट पहनने वाली ननद है ही नहीं। हाँ भाभी हाँ, लेकिन प्लीज ये बात आप किसी को मत बताना, आपको मेरी कसम, विशाल भैया को भी नहीं। ठीक है मेरी प्यारी ननद कोमल, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो मेरी और घर वालों की नजरों में हमारे लिए सूट पहनने वाली ननद ही रहोगी, लेकिन ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा? कभी तो तुमको आगे आकर अपने लिए बोलना पड़ेगा ना। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा हक होना चाहिए कि तुम्हें जो मन हो तुम वो पहन सको। नहीं भाभी, मैं माँ को बचपन से जानती हूँ और आप नहीं जानती, वो कभी नहीं मानेंगी। इतना कहकर कोमल सूट सलवार में नीचे चली जाती है और यूं ही दिन बीतते हैं, लेकिन अपने शॉर्ट्स पहनने की सच्चाई कोमल कभी अपनी माँ को नहीं बताती और अंजू भी उसका साथ देती है। दिन बीतते हैं। एक दिन कोमल अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाती है और वहाँ कुछ लड़के उसको और उसकी सहेलियों को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ एक पार्थ नाम का लड़का आता है और उन लड़कों को बहुत मारता है, जिसके बाद पार्थ कोमल से कहता है, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगे तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ना जाने आज क्या हो जाता अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो। अरे आप ये सब बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। पार्थ इतना कहकर कोमल को उसके घर छोड़ देता है और कोमल अपनी भाभी को कॉल करके छुप कर बुलाती है
और अंजू उसे चुपके से उसके कमरे में ले जाकर उसके कपड़े बदलवा देती है। लेकिन इन सब में जहाँ पार्थ कोमल को पसंद करने लगा था, लेकिन उसका नंबर नहीं ले पाया था। दिन बीतते हैं। एक दिन पार्थ अपनी माँ सुषमा के साथ कोमल के घर आता है और उसे देखकर पल्लवी कहती है, जी आप कौन और यहाँ कैसे आना हुआ? आंटी नमस्ते, मेरा नाम पार्थ है और मैं यहाँ आपसे कुछ बात करने आया हूँ। जी मैं और पार्थ आपके बेटे कोमल का हाथ मांगने आए हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। ऐतराज कैसा? आइए ना, आइए। पल्लवी इतना कहकर उन्हें लेकर अंदर आती है और विशाल और अंजू भी बाहर आकर उनके पास बैठ जाते हैं। तभी विशाल उन सब से सवाल करता है, वैसे पार्थ, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरी बहन को कब से और कैसे जानते हो? जी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बस उसे परसों से जानता हूँ। वो जिस क्लब में शॉर्ट ड्रेस पहन कर आई थी वहीं हमारी मुलाकात हुई और मैंने उसे घर तक छोड़ा और इस बीच मेरे दिल ने मुझे बताया कि वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। बेटा शायद तुमको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी कोमल ना ही क्लब जाती है और शर्ट्स पहनना तो दूर की बात है। आंटी, अगर गलत फहमी हुई होती तो मुझे आपका घर और आपकी बेटी का नाम कैसे पता होता? सब बातें कर ही रहे थे कि कोमल वहाँ आती है और हालात देखकर सब समझ जाती है। और फिर अंजू कहती है, कोमल, अब मुझे लगता है कि मेरी सूट पहनने वाली ननद को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। अंजू की बात सुनकर कोमल अपनी माँ को अपनी इच्छा और झूठ के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर पल्लवी कहती है, इतना बड़ा झूठ बोला तूने, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? तू वो वाहियत बेशरम वाले कपड़े पहनकर बाहर घूमती थी और मुझे लगा मेरी बेटी बहुत शरीफ है। माँ जी माफ करना, पर आप मेरी ननद के बारे में ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि हम कभी भी किसी के कपड़ों को लेकर उसे जज नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि सब गलती आपकी है। अगर आपने एक माँ नहीं, एक दोस्त बनकर कोमल से बात की होती तो मेरी सूट पहनने वाली ननद को ये सब छुपाना नहीं पड़ता। अच्छा, तू इन सब के बारे में सब जानती थी और तूने मुझे कुछ बताया तक नहीं। देख रहा है विशाल, अपनी बीवी को कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? हाँ, सही बोला आपने माँ, मुझे कुछ बोलना चाहिए। मुझे माफ कर दे कोमल, अगर तेरे भाई ने कभी तुझसे खुल के बात की होती तो तू ये सब मुझसे भी ना छुपाती। लेकिन मैं अपने कामों में इतना बिजी था कि तुझे समय नहीं दे पाया। तेरी जिंदगी है, तुझे जो पहनना है तू पहन सकती है। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि सूट पहनने वाली का चरित्र अच्छा होता है और शॉर्ट्स पहनने वाली का खराब। हाँ कोमल, और अगर मेरे बेटे को तुम पसंद आई हो तो तुम में कोई कमी होगी ये मैं कैसे मान लूं? इसलिए तो मैं तुमको अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। पल्लवी जी, आप भी सब भूलकर मान जाइए ना, अपनी बेटी की शादी करके उसे विदा करके हमारे घर भेज दीजिए। इसका जो मन होगा वो ये पहन लेगी। ये सब सुनने के बाद पल्लवी को एहसास होता है कि वो सच में कितने पुराने ख्यालों और सोच के साथ जी रही थी, जिस वजह से उसके खुद के बच्चों ने उससे झूठ बोला। जिसके बाद वो अपनी बेटी को गले लगाती है और खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता पार्थ से कर देती है। जिसके बाद कोमल का जब जो पहनने का मन किया करता वो पहना करती और अपने ससुराल में भी जाकर वो खुशी से रहती। और अब इस तरह अंजू की सूट पहनने वाली ननद को जब उसका मन होता तभी सूट पहनना पड़ता। भारत देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह की चाय बनाई जाती है, जैसे कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, कुल्हड़ वाली चाय, लेमन टी, हर्बल टी, पर्पल टी इत्यादि। चाय की शौकीन चेतना कमरे में ब्लैंकेट ओढ़े सो रही होती है। तभी खिड़की से आ रही सूरज की किरणें उसकी आंखों पर पड़ने के कारण उसकी नींद खुल जाती है और उसकी नजर घड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, 8 बज गए, माँ अभी तक मेरी चाय लेकर नहीं आई। अगर दूध वाला नहीं आया था तो मुझे ग्रीन टी ही दे देती। उन्हें अच्छे से पता है कि बिना चाय पिए मेरी बॉडी में फुर्ती नहीं आती। चेतना जल्दी से नीचे आकर अपनी माँ को आवाज लगाती है। तभी उसकी घंटी की आवाज सुनकर वो अपनी नजर घुमाती है, जहाँ उसकी माँ सुमित्रा मंदिर में बैठी पूजा कर रही होती है। और ये देखकर चेतना बोलती है, ये माँ भी ना सुबह उठते ही जाप करने लगती है। इनके तंत्र मंत्र खत्म होने का वेट करने से तो अच्छा है मैं खुद ही जाकर चाय बना लूं। चेतना किचन में जाकर चाय बनाती है और चेयर पर बैठी चाय पीने लगती है। तभी उसकी माँ सुमित्रा बोलती है, बना ली चाय, मुझे भी ला कर दे। आपके बोलने से पहले ही ले आई थी। जरा नजरें घुमाकर देखिए, चेयर के पास आपकी चाय भी रखी हुई है।
सुमित्रा अपनी बेटी चेतना के साथ बैठकर चाय पीने लगती है और जैसे ही चाय की पहली घूंट उसके गले से नीचे उतरती है तो वो मुंह बनाकर बोलती है, हाय राम, ये क्या है? ये चाय है कि चाशनी? चीनी का पूरा डब्बा ही डाल दिया है क्या तूने इसमें? माँ, एक चाय के ऊपर आप बखेड़ा तो ऐसे खड़ा कर रही है जैसे मैंने आपको चाय नहीं जहर दे दिया हो। इतना मीठा पीना जहर पीने के बराबर ही है। ज्यादा मीठा पीना सेहत के लिए हानिकारक है। जीने की इच्छा नहीं है क्या तुझमें? सुमित्रा के जुबान से भाषण सुनकर चेतना अपने कमरे में जाकर चाय पीते हुए टीवी देखती है और कुछ घंटे बीतने के बाद वो फिर से चाय की फरमाइश लेकर अपनी माँ के पास आती है। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो ना, अदरक इलायची वाली। सुबह से 3 बार चाय पी चुकी है। अरे ये कोई ग्लूकोज नहीं जो दिन भर गटकती रहती है। टॉनिक है क्या ये तेरे लिए? अब अगर आपका लंबा चौड़ा भाषण खत्म हो गया हो तो चाय पिला दो ना। सुमित्रा चाय बनाकर चेतना के हाथों में थमा देती है और वक्त बीतने के साथ चेतना के चाय पीने की आदत बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। वो एक दिन में 8 से 10 कप चाय पीने लगती है और गलती से घर में कोई मेहमान आ जाए तब तो वो 12 कप चाय एक दिन में पी जाया करती, जिस कारण ना के बराबर उसे भूख लगती। और एक दिन जब वो अपने परिवार के साथ बैठी खाना खा रही होती है तभी उसकी माँ सुमित्रा बोलती है, बस यही आधी रोटी की भूख थी तुझे? सारी भूख चाय पीकर ही मिटा ली है क्या? माँ, आप हर वक्त मेरी चाय को लेकर ही ताने क्यों कसती रहती हैं? अब अगर मुझे भूख नहीं है तो क्या जबरदस्ती खा लूं? इतना बोलकर चेतना अपने कमरे में चली जाती है और जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, दिन भर में 36 चाय पीती है और इस कारण इसको भूख नहीं लग रही है। उसका भी दोष मुझ पर ही डाल रही है और मेरे खाने पर डाल रही है। वक्त बीतता है और एक दिन सुमित्रा के पास चेतना की शादी के लिए अखिल नाम के लड़के का रिश्ता उसकी माँ मधु के साथ चल कर आता है। दोनों परिवार वालों की मर्जी से कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और चेतना अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन वो सारा काम खत्म करके चाय बनाती है और सभी एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और मधु बोलती है, वाह बहू, क्या अच्छी चाय बनाई है तूने, मजा आ गया। थैंक यू सासू माँ। आज भी मैंने उतनी ही चीनी डाली थी लेकिन सासू माँ ने बिना किसी आनाकानी के सारी चाय पी ली। और एक बात थी, जरा सी चीनी ज्यादा क्या हो जाती थी, मेरा तो जुलूस ही निकाल देती थी। वक्त बीतता है और चेतना मायके की आदतें ससुराल में भी बरकरार रखती है। धीरे धीरे उसकी ये आदत अब काफी ज्यादा बढ़ रही थी। एक दिन उसकी सास और दिनों की तुलना में 4 लीटर दूध लेकर आती है और बोलती है, बहू, आज मेरा खीर खाने का बहुत मन है, तू शाम को खीर बना लियो, ये ले 4 लीटर दूध। जी माँ जी। मधु अपनी बहू की बुरी आदत से वाकिफ न होने के कारण उसे जिम्मेदारी देते हुए चली जाती है, जिसके बाद चेतना 4 लीटर दूध देकर बेहिसाब चाय बनाकर पीती है और देखते ही देखते 4 लीटर दूध मात्र आधा लीटर बच जाता है और चेतना बोलती है, ओह गॉड, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? माँ जी ने तो ये दूध खीर बनवाने के लिए मंगवाया था और मैं आधे से ज्यादा दूध तो अकेले ही चाय बनाकर पी गई हूँ। हे भगवान, क्या करूँ, बचा ले, मुझे कोई आइडिया दे दे। चेतना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी पानी की बोतल पर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, सॉरी सासू माँ, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। चेतना बिना अंदाजे के आधा लीटर दूध में बेहिसाब पानी मिलाती है और खीर बनाकर सर्व करती है और दोनों खाना शुरू करते हैं। तभी अखिल बोलता है, माँ, ये खीर कौन से लोकल दूध में बनाई है? दूध का तो पता ही नहीं इसमें। बेटा, मुझसे पूछने के बजाय चेतना से पूछ, उसी ने बनाई है खीर। मैंने तो उसे खीर के लिए 4 लीटर दूध दिया था, मुझे क्या पता था ये खीर के साथ खिलवाड़ करेगी। दोनों को ऐसे भड़कता देखकर चेतना डरते हुए एक और झूठ को अंजाम देते हुए बोलती है, सॉरी सासू माँ, वो खीर चढ़ा कर ना मैं बर्तन धोने लग गई थी, शायद इसलिए दूध जल गया। चेतना अपनी सफाई पेश कर ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन चंदा घर में आते हुए बोलती है, अरे का हुआ मधु बहनी, सब कुछ ठीक तो है ना? काहे हल्ला गुल्ला हो रहा है? आजा चंदा, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, तुझे तो किसी भी खाने की कमी फट से पता चल जाती है।
जरा इस खीर को खाकर बता कि कैसी है, बहुरिया बनाई है का? चंदा मधु के हाथ से बनी खीर खाती है और बोलती है, अहिरे दादा, ई कौन खीर है? इमे तो पूरा पानी मिलल है। इके खीर नहीं, गंगा जमुना के धारा बोलत है। और आज हम अपन खिड़की से देखे रही तोहार ई बहुरिया किचन में सारा दिन चाय पियत रही, तभी तो इके शरीर दिन पर दिन सूखल जाता है। इस तरह चंदा चेतना के झूठ का पर्दाफाश करती है, जिसके बाद मधु बोलती है, वाह रे मेरी छोटी बहू, कितनी सफाई से झूठ बोल रही है तू कि दूध जल गया, जबकि बिल्ली की तरह सारे दूध को अपनी चाय के चक्कर में चट कर गई तू। अब कल से घर में दूध ही नहीं आएगा, तब देखती हूँ दिन भर 75 कप चाय बनाकर कैसे पीती है तू। इस तरह चेतना की चाय की चोरी पकड़ी जाने के कारण मधु घर में दूध ना लाने की ठान लेती है और अगले दिन चेतना किचन में खड़ी दूध का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब उसके इंतजार पर पानी फिर जाता है तो वो बोलती है, माँ जी का इंतजार करने से तो अच्छा है कि मैं ब्लैक टी बनाकर पी लूं। ऐसे भी रोज रोज दूध वाली चाय पीकर मैं अब उब गई हूँ। और माँ जी को क्या लगता है कि अगर वो घर में दूध नहीं लाएंगी तो क्या मैं चाय पीना बंद कर दूंगी? हरगिज नहीं। इस तरह चाय पीने की शौकीन चेतना ब्लैक टी बनाकर मजे से पीने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और दूध ना होने के कारण कभी वो लेमन टी पीती तो कभी ब्लैक टी। ऐसे ही जब शाम को अखिल घर आता है तो चेतना उसे सॉरी बोलकर मना लेती है और दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वक्त बीतता है और दोनों घर की तरफ आने लगते हैं। तभी चेतना की नजर चाय की एक दुकान पर जाती है और वो बोलती है, अखिल वो देखो ना, कुल्हड़ वाली चाय मुझे पीनी है, प्लीज चलो ना। ठीक है चलो। भैया तो गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय दे दो जल्दी से। चेतना मैं नहीं पी पाऊंगा, मैंने ओवर खा लिया है। ओके, तुम्हारे हिस्से की भी मैं ही पी लूंगी। चेतना वहाँ बैठकर कुल्हड़ चाय का टेस्ट लेते हुए पीने लगती है। जिसके बाद दोनों घर आते हैं जहाँ उसकी सास बोलती है, आ गए दोनों। और बहू, तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि चाय पी कर आ रही है तू। तुझे क्या लगता है इतनी चाय पीने से तू प्रधानमंत्री बन जाएगी? माँ जी सारी कहानी तो आप ही गाए जा रही हैं। अरे पिछले कितने दिनों से आपने दूध लाने पर कर्फ्यू लगा रखा है। वो तो मेरी अच्छी किस्मत थी जो आज मुझे रास्ते में कुल्हड़ वाली चाय नजर आ गई। आय हाय, क्या स्वाद था उसका, क्या सुहानी खुशबू थी। मुझे तो अभी भी बार बार याद आ रही है। बहू, ज्यादा दूध की चाय ना बड़ी नुकसानदायक होती है, समझी? और तू तो एक दिन में 10-10 चाय पी जाती है। माँ जी, चाय के बिना मेरा जिंदा रहना तो नामुमकिन है और इस आदत को छोड़ना वो तो मेरे लिए एक चुनौती भरा काम है। मैं एक पल को जीना छोड़ सकती हूँ, लेकिन चाय पीना नहीं। चाय मेरा पहला प्यार है। बहू, चाय हमारी जिंदगी का हिस्सा जरूर है, लेकिन तूने इसे गंदी आदत बना रखा है। एक दिन में तू बेहिसाब चाय पिएगी तो आगे जाकर तुझको ही दिक्कत होगी। ज्यादा चाय पीने से गैस की समस्या होती है, भूख नहीं लगती। अगर तू मुझसे वादा करेगी कि तू अपनी अनलिमिटेड चाय को लिमिटेड कर ले तो मैं सोचूंगी। अपनी सास मधु की डिमांड सुनकर चाय की शौकीन चेतना सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद वो बोलती है, माँ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। कम से कम दिन में एक बार तो दूध वाली चाय नसीब होगी। कुछ नहीं इसे तो कुछ यही सही अच्छा है। और इस तरह चेतना अपनी सास की शर्त के लिए मान जाती है। जिसके बाद चेतना की ज्यादा चाय पीने की बुरी आदत वक्त रहते काबू में आ जाती है। सुबह के 8 बजे धारवी बेड से नींद में उठते हुए सोफे पर जाकर खर्राटे लेने लगती है। तभी उसकी माँ गायत्री उससे आवाज लगाते हुए वहाँ आती है और कहती है, धारवी, अरे ओ धारवी, तू नहाई कि नहीं अभी तक? ये लो, नहाई क्या? ये तो अभी तक उठी भी नहीं है। अरे ओ धारवी, उठना। अरे माँ, कितनी बार उठाने आती हो आप? वही तो, पहले उठा कर गई तो बेड से सोफे पर आकर पड़ गई तू। सुबह सुबह मेरे चिल्लाए बिना तेरा कल्याण नहीं होता क्या? लो, उठ गई, अब खुश? बोल तो ऐसे रही है जैसे उठकर मुझ पर एहसान कर दिया है। चल जाकर फ्रेश हो। इतना कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है और धारवी भी अंगड़ाई लेती हुई वॉशरूम की तरफ चलती जाती है। कुछ देर बाद सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी अंकुर
थाली में जली हुई सब्जी को देखकर बोलता है। माँ, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। यह सब्जी सच में जली हुई है। जली नहीं है बेटा, वो इस नालायक को उठाने के चक्कर में थोड़ी ज्यादा पक गई है बस। हाँ, तो अभी हमें ये जली और आपकी भाषा में ज्यादा पकी हुई सब्जी खानी पड़ेगी। बिल्कुल, और नहीं खाना तो अपनी 2 मिनट वाली मैगी बना ले जाकर। इतनी बड़ी हो गई है, ये नहीं कि घर के कामों में माँ का हाथ बंटवा दे। पर नहीं, इसको तो सोने और फोन चलाने से फुर्सत मिले तब ना। लगता है इस घर में बहू समय से पहले ही लानी पड़ेगी। बहू? अरे इसके चक्कर में मेरी क्यों बलि चढ़ानी है आपको? अभी मेरी उम्र ही क्या है? 26 का हो गया है, अब क्या 46 में घोड़ी चढ़ेगा? लड़कियों की तरह नखरे करना छोड़ और जल्दी से घर बसा, ताकि तेरे बाद इस निकम्मी का भी नंबर आए, ताकि मैं गंगा नहा लूं। अरे वाह, गंगा नहाने के लिए इतना इंतजार करोगी? चलो अभी बनारस चलते हैं। नहाना क्या, जी भर के छपाक छपाक कर डुबकी लगाती रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल खाना खा। ये क्या 2 रोटी ली है? और ले, चिड़िया जैसा नाश्ता करती है। हाँ हाँ, खा तो रही हूँ। नाश्ता करके धारवी कॉलेज और अंकुर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। गायत्री धारवी को जितना डांटती, लेकिन छोटी होने के कारण अंकुर से ज्यादा प्यार उसे ही किया करती। समय बीतता है। अंकुर की शादी के लिए रिश्ता देखने गायत्री अपने परिवार के साथ तन्वी के घर जाती है। तन्वी चाय लिए उनके सामने आती है और उसे देखकर गायत्री और धारवी आपस में बोलते हैं। अरे बेटी, लड़की तो सुंदर है, चाल ढाल भी ठीक है, इतनी भी सुंदर नहीं है। हाँ, जितने रिश्ते अब तक देखे थे उन सब में से तो मस्त है। मुझे तो पसंद है लड़की, मेरी तरफ से तो हाँ समझ। अरे आप लोग आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो? मुझसे भी तो पूछ लो कोई। शादी मेरी होनी है, आप दोनों की नहीं। ओहो भैया, ठंड रखो ना, हम बात कर तो रहे हैं। वही तो, तुम ही बातें कर रहे हो। अरे मुझे भी तो लड़की से बात करनी है। जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ते को पक्का कर देते हैं और कुछ ही समय बाद सभी रीति रिवाजों के साथ अंकुर और तन्वी की शादी हो जाती है और गृह प्रवेश के साथ तन्वी अपनी ससुराल में कदम रखती है। एक दिन धारवी फोन चलाते चलाते हॉल में झपकियां ले रही होती है। तभी गायत्री वहां आकर तन्वी को आवाज लगाते हुए बोलती है। बहू, जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। बहू, सुन रही है ना? ओ बहू। माँ भाभी घर में है, कोसों दूर नहीं, जो भोपू की तरह आवाज लगाए जा रही हो। अरे घर में है तो सुन क्यों नहीं रही मेरी बहू? आई सासू माँ, क्या हो गया? क्यों याद कर रही हो मुझे? अरे चैन से काम भी करने दिया करो। अरे भाभी, माँ ऐसी ही हैं, जब तक बिना बात के चिल्ला ना ले खाना नहीं पचता इनका। धारवी, क्या तो इसके सुर में सुर मिलाई जा रही है? और तू बहू, एक बार में सुन लेगी तो मुझे इतना चिल्लाना नहीं पड़ेगा। पानी मंगवाया था मैंने, पर तू लाई ही नहीं। बताइए, पानी के लिए आवाज लगा रही थी। आप रुकिए, मैं लाती हूँ। इतना कहकर तन्वी पानी लेने किचन में चली जाती है और धारवी अपने कमरे में। तभी गायत्री खुद से बोलती है। ये क्या बेटी बहू की पट रही है? आजकल दोनों ही सुनाकर चली जाती हैं मुझे। समय बीतता है और एक शाम अंकुर ऑफिस से घर आते हुए तन्वी के लिए दुकान से कुछ सुंदर नीली साड़ियाँ खरीदता है और जैसे ही घर पहुँचता है तो तन्वी उसके लिए पानी लेकर आती है। गायत्री और धारवी भी वहीं बैठे होते हैं। तभी तन्वी शॉपिंग बैग्स को देखकर बोलती है। अंकुर जी, इस बैग में क्या है? अरे भाभी, पूछने जैसा क्या है, देख लो ना। लाओ मैं देखती हूँ। तभी वो बैग से सुंदर सी चमकती हुई साड़ी को देखकर बोलती है। वाह भैया, कितनी प्रिटी साड़ी लेकर आए हो आप। पर ये है किसके लिए? अरे मेरे लिए, और किसके लिए? अगले महीने मेरा जन्मदिन जो है। अरे बेटा, इतनी जल्दी गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? चल कोई नहीं, अब तू ले ही आया है तो मैं एक बार पहन के देख लेती हूँ। माँ जी, कैसी बातें करती हैं? इतनी चमकीली साड़ी भला आपके लिए क्यों लेकर आएंगे? इन्हें अच्छे से पता है कि आप सिंपल बॉर्डर वाली साड़ी पहनती है। ये साड़ी तो अंकुर जी मेरे लिए लाए हैं। नहीं पहनती, लेकिन बेटा लाया है तो मना भी तो नहीं कर सकती। पर माँ जी, ये साड़ी आपके लिए है ही नहीं। अरे अरे, सास बहू झगड़ा करना बंद करो। माँ, ये साड़ी ना भैया आपके लिए लाए हैं, ना भाभी आपके लिए। ये साड़ी तो भैया मेरे लिए लाए हैं, है ना भैया? उसके इतना कहते ही गायत्री और तन्वी दोनों अंकुर को तिरछी निगाहों से घूरने लगती है और बेचारा अंकुर बोले तो क्या बोले। तभी धारवी धीरे से उसके कान में बोलती है।
ऐसे चुप क्या खड़े हो? हाँ बोलो, वरना ये सास बहू आज आपको छोड़ेंगी नहीं। हाँ हाँ, धारवी के लिए है ये साड़ी। वो उसने कुछ दिनों पहले कहा था मुझे, तो मैं ले आया। आप सच कह रहे हैं ना? सच में ये साड़ी मेरे लिए नहीं थी। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। धारवी चल खाना लगा दे। इतना बोलकर वो फट से वहाँ से निकल जाता है और धारवी भी साड़ी लेकर मटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। तभी तन्वी बोलती है, माँ जी, हम तो बहस ही करते रह गए और साड़ी आपकी बेटी लेकर चली गई। हाँ बहू, न साड़ी तेरे हाथ लगी न मेरे हाथ। चल खाना खाते हैं। चलिए माँ जी। और इस तरह सास बहू की बहस में बेटी साड़ी पर कब्जा कर लेती है। ऐसे ही सास बहू और बेटी के आपस में आए दिन किस्से हुआ करते थे। एक दिन उनकी पड़ोसन मंगला हाथों में खाली कटोरी लिए उनके घर आकर बोलती है, लो, गायत्री तो हॉल में ही बैठी है। हाँ अच्छा है, तेरी नजर पड़ गई, वरना मेरे नाम की माला जपते हुए आती तू। अरे मैं कह रही थी एक कटोरी चाय पत्ती तो दे जरा, वो चिंटू के कुछ दोस्त आने वाले हैं। मैं दुकान चली जाती, पर तुझे तो पता है ना कि ज्यादा दूर मुझसे चला नहीं जाता। हाँ हाँ क्यों नहीं। बहू, तन्वी बहू, हाँ माँ जी। जरा मंगला को थोड़ी चाय पत्ती तो लाकर दे दे। चाय पत्ती? हाँ लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन से कटोरी में थोड़ी सी चाय पत्ती लाकर मंगला को देती हुई बोलती है, ये लीजिए आंटी, इतने में काम चल जाएगा ना? अरे गायत्री, कैसी कंजूस बहू है तेरी। इतनी बड़ी कटोरी में चुटकी भर चाय पत्ती ला कर दी है। इससे अच्छी तो तेरी बेटी है, कम से कम कटोरी भर चीजें तो देती है। अरे मंगला, वो तो अपने बाप का समझकर यूं ही चीजें दे दिया करती है, पर बहू तो बचत करना जानती है ना। ओहो, कह तो ऐसे रही है जैसे मैं रोज रोज तेरे घर कुछ न कुछ मांगने आ जाती हूँ। तभी धारवी भी वहाँ आती है और ताने मारते हुए बोलती है, अरे आंटी रहने दो, 2 दिन पहले ही लगातार आप 1 हफ्ते तक कटोरी कटोरी चीनी लेकर जा रही थी। अब कटोरी वही है, लेकिन चीनी की जगह चाय पत्ती मांगने आई हो। अरे वाह मंगला आंटी, बुद्धि तेज चलती है आपकी। अरे गायत्री, समझा अपनी बहू बेटी को कुछ, ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई। अरे तो गलत क्या कह रही है? माना तू पड़ोसन है और पड़ोसियों में ये चलता है, लेकिन तू तो बस मुंह उठाए खाली कटोरी लिए यहाँ टपक जाती है, जैसे यहाँ तो जनरल स्टोर खुला है। हाय दैया, सास बहू बेटी के एक सुर निकल रहे हैं। अरे मंगला, इससे पहले कि इज्जत का फलूदा हो, निकल ले यहाँ से। इतना कहकर पड़ोसन मंगला चुटकी भर चाय पत्ती लिए ही वहाँ से चलती बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।